अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ले जी, आज का हमारा ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर है, इसमें हमारा एजेंडा होगा आई कैप के जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हुए एक सवाल को हल करना, ताकि आपके पास एक डेमोस्ट्रेशन आ जाए कि एक सवाल को आई कैप के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में जब हम जाके सॉल्व करेंगे तो वो किस तरह से होगा। क्योंकि अब से पहले जितने भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे उन तमाम लेक्चर्स में मैंने एक्सेल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए सारे सवालों को हल किया है। तो जब हम आई कैप के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हुए हम उस सवाल को हल करेंगे तो हमें उसकी फंक्शनैलिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। प्लस हमें पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ पे हमें एक पूरी स्क्रीन के अंदर सवाल नज़र आएगा और हमारे आंसर एरियाज़ किस तरह से होंगे। तो वैसे तो अगर मैं चाहता तो ये लेक्चर किसी भी वक्त एक डेमो के तौर पे डिलीवर कर सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि पहले कुछ कोर्स के कंटेंट्स हम गुजार लें, हम पढ़ लें, कुछ एक मैच्योर लेवल तक हम बीएफडी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको अंडरस्टैंड कर लें और एक अच्छे लेवल तक पास पेपर के क्वेश्चंस को कर लें, ताकि हमारे पास कुछ मवाद भी तो होना कि एक अच्छा सवाल हम आई कैप के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में अटैम्प्ट कर सकें। इसलिए भी मैंने इस स्टेज पे मुनासिब समझा कि मैं इस लेक्चर को डिलीवर करूं और एक क्वेश्चन जो है आई कैप के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में सॉल्व करूं। तो इससे पहले कि मैं इस सवाल को हल करूं आई कैप के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में जाके, मैं पहले आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट की शक्ल में इस सवाल को दिखा देता हूं, बिल्कुल फुल स्क्रीन करके, ताकि हम इस सवाल को पढ़ सकें, इसको शुरू से आखिर तक डिटेल में रिव्यू करें, इसको अंडरस्टैंड करें जैसे किसी भी सवाल में हम लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद इसी सवाल को मैं आई कैप के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर लूँगा और फिर वहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। तो आए जी, सबसे पहले तो मैं सवाल दिखा देता हूँ आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में फुल स्क्रीन के अंदर जनाब। सो हेयर इज़ दैट क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने खुद क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें बता रही है कि ये 16 मार्क्स का है। आए ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डीएल containing recommendations supported with all relevant calculations on the financial feasibility of the proposal. You are required to appraise the investment using NPV and IRR. So interestingly, आपको सवाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको बताना है कि क्या ये प्रोजेक्ट जो भी है, अभी तो मैंने इसका डाटा नहीं पढ़ा, ये क्या फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं। 16 नंबर का है और इंटरेस्टिंगली नीचे एक रिमार्क नज़र आ रहा है हमें कि एज्यूम वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट दैट योर नेम इज़ अहमद एंड द रिपोर्ट डेट इज़ जनवरी 1 2025। ओके, तो जाहिर है इस सवाल का जब हम सोल्यूशन ड्राफ्ट करेंगे तो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमें स्ट्रेट अवे एनपीवी और आईआरआर ही सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना, वो कैलकुलेशंस के तौर पे वर्किंग या बतौर अपेंडिक्स डेफिनेटली हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और उसके अंदर हमें फाइंडिंग्स बतानी है, यानी कि जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे, और फिर साथ हमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए रिकमेंडेशन दे देनी है। ठीक है सर, वो एक पैराग्राफ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वर्किंग के तौर पे, अपेंडिक्स के तौर पे एनपीवी और आईआरआर की सारी कैलकुलेशंस हमारी होंगी। चले सर सवाल को पढ़ते हैं जी। कह रहा है कि जी दानिश जहूर प्राइवेट लिमिटेड डीएल is an automobile manufacturer and is operating in the automobile industry of Pakistan for the last 3 years. ठीक हो गया। DL is engaged in the manufacturing and selling of a popular 1000cc four-wheeler car Walton. Based on successful financial results of the first 3 years, DL is considering a proposal of launching a 1500cc four-wheeler car Delta at national level. Okay, ठीक हो गया जी। It has been decided to evaluate the proposal over the next 5 years. It is planned that only a basic variant of Delta will be produced for the next 5 years. तो सर बात समेटें तो बात कुछ यूँ है कि आप एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हो और 1000cc 4 पहियों वाली गाड़ी सर आप बनाते हैं, उसका नाम वॉल्टन है, और चूंकि फाइनेंशियली ये इसने बड़े अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए थे अपने पहले 3 सालों में, तो अब आप एक 15cc गाड़ी भी इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हो, इसका प्रपोजल है और 5 साल के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। ठीक है सर, और ये जो उसने बात की हुई है इसका क्या मतलब है कि आपने अगले 5 सालों में डेल्टा का सिर्फ बेसिक वेरिएंट ही इंट्रोड्यूस करना है। यानी कि आप जानते हो ना, जैसे ये होंडा सिटी है तो इसके वेरिएंट्स होते हैं, यानी इसमें डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, स्पेसिफिकेशंस अपग्रेड होने के साथ साथ प्राइस भी थोड़ी
अपग्रेड हो जाती है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। जैसे अगर होंडा सिटी की बात करें तो उसमें मैनुअल है, ठीक है, मैनुअल में भी 2 वैरायटीज़ होती हैं। इसी तरह से फिर ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में भी 2-3 वैरायटीज़ होती हैं और थोड़ा थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस होता है। लाइक वाइज टोयोटा के आप ब्रांड की बात करेंगे, मॉडल की बात करेंगे, वहाँ भी यही मामला है, वहाँ भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है भाई एक ही वेरिएंट है 1500 सीसी का और वही हमने अगले 5 सालों में प्रोड्यूस करने हैं। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड। क्या कह रहा है? कह रहा है द डिमांड फोरकास्ट ऑफ डेल्टा एंड पाकिस्तान सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन परसेंटेज फॉर द नेक्स्ट 5 years इज एज फॉलोज। ओके सर, ये जो डेल्टा आप बनाने जाओगे अगले 5 सालों में इसकी डिमांड क्या है, उसने एक तो ये प्रोवाइड कर दी डिमांड, देखें 2000, 2300, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन आपको मैंने सवाल भी करवाया हुआ है कोहार्ट लिमिटेड के नाम से, उसके अंदर आपको याद है मैंने एक्सप्लेन भी किया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। बहरहाल इट इज़ एन इन्फ्लेशन रेट। तो सर हमारा पाकिस्तान का सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट अगले 5 सालों में क्या है वो उसने यहाँ पे बताया हुआ है। सर हर साल में, हर साल तो नहीं कह सकते, बहरहाल फ्यूचर में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो हमें इन्फ्लेशन रेट्स में चेंजेस नज़र आ रही हैं। सो इट्स नॉट समथिंग अनयूजुअल। हम लोग भी जब फाइनेंशियल फिजिबिलिटी प्रैक्टिकली प्रिपेयर करते हैं तो हम ऐसे थोड़ी करते हैं जैसे आप एकेडमिकली सवालों में देखते हैं कि एक ही इन्फ्लेशन रेट हर साल ले ली जाती है, ऐसा ही होता है ना। प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है, हम लोग भी ऐसी फिजिबिलिटी बनाते हैं और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी मैंने उसी तरह से लिया है। और आपके आई कैप के पास पेपर्स में भी अगर आप देखें तो 2-3 सवाल अब इस नोयत के आ चुके हैं। ठीक है सर। तो बहरहाल सर पहले 2 सालों में इन्फ्लेशन रेट 10% है, उससे अगले 2 सालों में 11%, आखिरी साल में 12%। अच्छा, सेल प्राइस डेल्टा की इन करंट प्राइस टर्म्स हैज बीन प्रपोज्ड टू बी ₹4.8 मिलियन। ठीक हो गया सर। Price trend of basic variant of a competitor's 1500cc car Sonex for the last few years is available below. Okay. सर आपका एक कंपेटिटर है, उसकी 1500cc गाड़ी है सोनेक्स, उसका पिछले सालों का उसने डाटा आपसे शेयर किया और डाटा है सर प्राइसेस का। यानी देखें 2019, 2020, 2021, 22 और 23 इसके ऊपर प्राइसेस उसने शेयर किए हैं। और ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। क्या? It is assumed that future price of Delta will increase in line with the historic average price increase of Sonex. सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहे हैं जो आप डेल्टा बनाने जा रहे हो ना, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी फ्यूचर में जो प्राइस में इंक्रीज आएगा ना वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हिस्टोरिक प्राइस इंक्रीज है किसका, सोनेक्स का। यानी ये किस चीज़ की एप्लीकेशन है सर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की। सर किसी भी चीज़ का अगर ट्रेंड दे दिया जाए तो मैं उसकी एवरेज ग्रोथ फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल सर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये उसी सवाल का रेफरेंस मैं दोबारा दूंगा कोहार्ट लिमिटेड वाला, वहाँ पे जाके देखें उस सवाल में उसने सीपीआई का इंडेक्स दिया हुआ था ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, तो मैंने उस इंडेक्स की जो ग्रोथ थी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ वो कैलकुलेट की एंड दैट वाज टेक्निकली इन्फ्लेशन। इसी तरह से उसने मुझे एक कंपेटिटर की गाड़ी की प्राइस जो है उसका ट्रेंड दे दिया ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लगाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो सोनिक्स है जो कि कंपेटिटर का प्रोडक्ट है, ये ऑन एवरेज हर साल कितने रेट से इसमें इन्फ्लेशन रहा। तो यही इन्फ्लेशन रेट हमारे डेल्टा के लिए भी रेलेवेंट है, इंतहाई सिंपल। तो सर आगे बढ़ते हैं। Material, labor and variable overhead costs in current price terms have been estimated to be 9 lakh, rupees 6,50,000 and rupees 9,50,000 respectively। ठीक हो गया। यानी कि ये सारे खर्चे कौन से हैं? मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। सर आपके टोटल वेरिएबल अखराजात। ठीक हो गया। अच्छा, these costs are expected to inflate in line with Pakistan's CPI based inflation. Okay. तो सर ये जो सेल प्राइस ऑफ डेल्टा है ये तो सोनिक्स की हिस्टोरिक इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्फ्लेट होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और जो हमारे वेरिएबल अखराजात हैं सर वो कैसे इन्फ्लेट होंगे, इस हिसाब से, यानी ये जो इन्फ्लेशन है सीपीआई बेस्ड। ठीक है सर। और ये देखें ये दोनों वैल्यूज जो हैं, ये दोनों प्राइसेस और कॉस्ट्स, यानी डेल्टा की प्राइस और ये जो वेरिएबल कॉस्ट हैं ये दोनों करंट प्राइस टर्म्स में हैं। ठीक है सर। तो ये पहले साल से ही इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा अनलेस नीचे मुझे कोई अदरवाइज इन्फॉर्मेशन नहीं नजर आती, क्योंकि यही हमने पढ़ा हुआ है। अगर हमें प्राइसेस और कॉस्ट करंट प्राइस टर्म्स में दी जाए और इन्फ्लेशन मिल जाए तो फिर पहले साल से इन्फ्लेशन लग जाती है अनलेस अदरवाइज सवाल में कुछ मेंशन हो। ठीक है सर। तो अभी तक मुझे 2 चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिली, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। Fixed overheads excluding rent and depreciation are expected to be rupees 1 billion per annum in current price terms. Okay sir, ये भी current price terms में है। These are expected to inflate at the rate of 8% per annum. तो सर इन पे इन्फ्लेशन लगनी है 8% की।
ठीक हो गया सर। ये भी करंट प्राइस टर्म्स में है, तो पहले साल से ही इन पे इन्फ्लेशन लग जाएगी और 8% की है। तो इंटरेस्टिंगली अभी तक 3 मॉनेटरी वैल्यूज रिवील हुई हैं, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड्स। और इंटरेस्टिंगली तीनों के लिए इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है। और हम जानते हैं अगर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो यानी कि स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स हो तो यूज ही नॉमिनल अप्रोच होती है। ठीक है सर, चलें आगे बढ़ते हैं। अ सेपरेट फैक्ट्री स्पेस हैज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन रेंट to commence manufacturing of Delta, and a dedicated manufacturing plant will be purchased and installed in this factory space. बिल्कुल ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कॉस्ट है ₹10 billion and will be available for commercial production in the start of first year. Plant can be disposed of for ₹1 billion at the end of year 5. A factory space will be available at an annual rental of ₹30 million. ठीक है जी। और एनुअल रेंट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन ओवर द नेक्स्ट 5 years। ओके, तो सर ये कह रहा है कि ये जो डेल्टा हमें मैन्युफैक्चर करना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कमेंस करनी है, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि हमें सेपरेट फैक्ट्री स्पेस चाहिए और वो हमें रेंट पे लेनी है, और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे एक डेडिकेटेड प्लांट इंस्टॉल करना है। सर जहाँ तक तो रेंट का ताल्लुक है वो कह रहा है कि एनुअल रेंटल कॉस्ट है 30 मिलियन और इस पे इन्फ्लेशन नहीं लगेगी। तो ये देखें एक और ऑपरेशनल आइटम आ गया और इस पे इन्फ्लेशन है ही नहीं। हर एक इन्फ्लेशन का मामला डिफरेंट है। ठीक हो गया। और यहाँ पे उसने रेंटल के हवाले से कुछ नहीं बताया हुआ कि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर है। तो सर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड कैश फ्लोज एंड ऑफ द ईयर के होते हैं। मे बी यहाँ कहीं उसने मेंशन भी किया हो, अभी आगे चल के देखते हैं। और इसके अलावा सर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेडिकेटेड इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है सर, वो क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है सर 10 बिलियन। ठीक है, और एंड पे एट द एंड ऑफ ईयर 5 कितने पे डिस्पोज ऑफ हो सकता है 1 बिलियन का। जी सर, उसके बाद क्या है, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी 30% है और टैक्स इज पेएबल इन द सेम ईयर। ओके, कंपनी क्लेम कर सकती है सर नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन 20% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मजीद क्या कह रहा है, डीएल चार्ज करता है डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लाइफ ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। जी सर, इस पे डेडिकेटेड हमारी बात हुई हुई है कैटेगोरिकली कि भाई सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे जिस डेप्रिसिएशन पर टैक्स सेविंग लेते हैं वो इन अकॉर्डेंस विद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है और वो हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लेते हैं। और अगर सवाल में दोनों चीज़ें मैंशन हो, क्या हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन रेट भी दिया जाए और यह भी बता दिया जाए कि कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है, तो कौन सी डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे सर, टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, हमने टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है जो कि इन अकॉर्डेंस विद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जिसका डेप्रिसिएशन रेट होता है। तो सर हम 20% डेप्रिसिएशन रेट को यूज करेंगे। मजीद क्या कह रहा है, इट इज अज्यूम्ड दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर इमटेरियल। ओके, एंड ऑल कैश फ्लोज अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। लें जी, वही बात उसने कर दी है जो कि अमूमन हर सवाल में मेंशन होती है। तो सर पहली बात, वर्किंग कैपिटल कोई नहीं हम कंसिडर करेंगे जैसे उसने कह दिया सवाल में, और फिर सारे कैश फ्लोज एंड ऑफ द ईयर के हैं। जी सर, डीएल्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, मतलब डिस्काउंट रेट। और हम जानते हैं जब डिस्काउंट रेट के साथ कुछ मेंशन ना हो तो उसको क्या कहा जाता है, क्या समझा जाता है सर, नॉमिनल इन नेचर। तो सर कैश फ्लोज नॉमिनल लेने हैं और डिस्काउंट रेट पहले ही नॉमिनल है, सो आई हैव टू मेक ऑल द कैश फ्लोज नॉमिनल विद देयर रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक हो गया सर। तो नाउ इट्स क्वाइट क्लियर दैट वी हैव टू यूज टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल्स दैट आर एनपीवी एंड आईआरआर टू अप्रेज दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, और फिर हमें एक रिपोर्ट के जरिए से जवाब देना है। सो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि हमें सारी वर्किंग्स एनपीवी और आईआरआर के लिए जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आई कैप का उसको यूज़ करना होगा। एंड वंस वी हैव सॉल्व्ड बोथ ऑफ दीज एनपीवी एंड आईआरआर, उसके बाद हम अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट का पोर्शन है यानी जिसको आरटीएफ एडिटर बोलते हैं, तो वहां पे जाके हम लोग रिपोर्ट राइटिंग शुरू करेंगे और उसमें किस तरह से उसको पेस्ट किया जाएगा, आए जरा आई कैप के एग्जाम सॉफ्टवेयर में जाके देखते हैं। जी सर, तो ये आपको नज़र आ रहा है जी आई कैप का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी इसके बारे में बता दिया था, एक बेसिक वॉक थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया था। ये देखें, आपको लेफ़्ट का जो पूरा का पूरा सेक्शन है उसमें आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, और ये जो आपका राइट सेक्शन है इसमें ये देखें ये आरटीएफ का डॉक्यूमेंट है सारे का सारा जिसमें आपने जवाब दर्ज करना है। और ये नीचे आपको सर नज़र आ रहा है आई कैप का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, और ये जो नीचे है ये आपको नज़र आ रहा है आई कैप का जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस। ठीक है, अब अगेन मैंने जो ये आई कैप का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर यूज़ किया है ये वही डेमो है जो कि आई कैप ने बाय डिफ़ॉल्ट विंटर
2020 का आपके लॉगिन्स में भी प्लेस किया हुआ है, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। और उस क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन 1 था उसके खैर से 5 पार्ट्स थे। ये देखें, इसलिए आपको ये जो RTF का जो एडिटर है इसके आपको 5 पार्ट्स नज़र आएंगे। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट ए है उसका आंसर, इसी तरह से क्वेश्चन 1 के पार्ट बी का, पार्ट सी का और दीगर पार्ट्स का आंसर जो है उसके RTF डॉक्यूमेंट्स या RTF एडिटर ज़्यादा नज़र आएंगे। ये देखें, ये ए है, फिर आप नीचे लेके जाएं तो ये आपको बी नज़र आएगा और फिर सी और फिर डी और फिर ई। ठीक है, तो बहरहाल मैं तो इसको यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ अपने इस सवाल को हल करने के लिए जो कि मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। तो मैं इसका जवाब जो है वो क्वेश्चन 1 के पार्ट ए में ही दर्ज कर दूंगा। मकसद तो ये है आपको दिखाना, डेमोस्ट्रेट करना कि आप कैसे इसको हल करोगे। अच्छा, तो ये जो राइट आपका बेटा सेक्शन है इसके ये देखें बीच में आपको एक सेपरेटर नज़र आ रहा है। तो जब आपने मिसाल के तौर पे कैलकुलेशंस करनी है तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाया करें, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, ये देखें, ताकि आपके पास ये एक खुली स्पेस आपको मिल जाए कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए और चीज़ आपके व्यू में भी रहे। तो ये देखें, आप अगर ये जो ICAP का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है उसमें ऊपर जाके देखेंगे तो ये इसका टूल बॉक्स है, इसका कह लें कि एक पेन है, अपर पेन है, जिसमें वो टैब्स कमोबेश उसी तरह के हैं जैसे एक्सेल के होते हैं, लेकिन 100% फंक्शनैलिटी इसमें वो वाली नहीं है। ठीक है, ये देखें, इसमें अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, ये अनडू और रीडू का इसमें मामला है। बिल्कुल कंट्रोल Z और कंट्रोल Y यही 2 शॉर्टकट्स यहाँ पे चलते हैं। फॉन्ट्स के लिए उन्होंने ये देखें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है। अलाइनमेंट सेट करने के लिए ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है। अनफॉर्चुनेटली जो शॉर्टकट कीज़ हम लोग सेंटर लाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट लाइन लेफ्ट लाइन करने के लिए जो एक्सेल के शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पे नहीं चलेंगे, हमें ना ऊपर जाके मैनुअली करना पड़ेगा। इसी तरह से हम जब फिगर्स को कॉमा सेपरेटर्स के साथ उसको अकाउंटिंग फॉर्मेट का फिगर का स्टैंडर्ड बोलते हैं, फिगर का फॉर्मेट बोलते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से मदद लेंगे। इसी तरह से बाकी अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग वगैरह एडिशनल करनी है तो आप इसका सहारा ले सकते हो। अगेन किस हद तक हम एक्सेल वाली चीज़ें यूज़ कर सकेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला इस सवाल को करने के दौरान ही आपको इंशाल्लाह ताला डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँगा। ले सर, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं अभी ये जो ऊपर वाला सेक्शन है उसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एंड पे जाकर रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ठीक है, ऐसा ही है। तो मुझे सबसे पहले NPV और IRR चूँकि कैलकुलेट करना है तो मैं सीधा अपना जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है उसको ओपन करके यहाँ पे वर्किंग्स अपनी स्टार्ट करने लगा हूँ। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं एक्सेल में सवाल कर रहा होता हूँ। लें सर, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन हमारा कितना है सर? 5 ईयर्स का है। तो सर हम इस तरह से करते हैं जी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है जी। और उसके बाद हम लाइन आइटम्स लिखनी शुरू कर देते हैं। हम ना ये जो फॉर्मेटिंग का काम है ना वो कुछ फॉर्मेटिंग साथ साथ कर लेंगे और कुछ फॉर्मेटिंग इकट्ठी करेंगे जाके। जैसे मैंने आपको एक्सेल पे सवाल करते हुए बताया था कि ग्रिड लाइंस आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो देखना मैं ग्रिड लाइंस कहीं पे भी नहीं यूज़ करूँगा, कहीं पे भी नहीं बनाऊँगा। मुझे अपेरेंटली वैसे नज़र भी नहीं आ रहा इस तरह से कोई फंक्शन, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ से सारी वर्किंग को कॉपी करके ऊपर पेस्ट करोगे वो खुद ही टेबल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ग्रिड लाइंस बनाने की मुझे अपेरेंटली कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। मे बी एडिटिंग वगैरह में जाके देखें तो हमें नज़र आ जाए कोई ऐसी चीज़, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि है। मे बी हो भी, लेकिन आई डाउट। ठीक है सर, तो बहरहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये देखें, आमतौर पे जब एक्सेल में जब सवाल हल कर रहा होता हूँ तो टाइम लाइन जब ऊपर ड्रॉ करता हूँ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, तो मैं इनको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर रहा होता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो शॉर्टकट्स होते हैं। लेकिन यहाँ मैं ऐसे ही लिख के इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस होगा कैलकुलेशंस के ऊपर। फिर जब कुछ स्टेप्स आगे चला जाऊँगा तो मैं फॉर्मेट भी कर लूँगा साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर अपनी फिगर्स को वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में लेके आना है, कोई राइट लाइन लेफ्ट लाइन करना है, सेंटर लाइन करना है, इस तरह की चीज़ें। हाँ, अगर मैंने अगर कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है, कोई फिगर्स बोल्ड करनी है अपनी क्लैरिटी के लिए और इवन फॉर द क्लैरिटी ऑफ माय सॉल्यूशन, तो वो मैं बहरहाल साथ साथ करता रहूँगा। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। कहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं सर? यूनिट्स से। ठीक है, तो यूनिट्स हमारे पास क्या क्या है सर? पहले साल में डिमांड कितनी है? 2000 लिखना शुरू करते हैं। 2000, उसके बाद 2300 और उसके बाद है जी 2650, फिर ईयर 4 में है 2800 और फिर लास्ट ईयर में है 2900। ठीक है सर, ये मेरे पास यूनिट्स आ गए। मैं इसको दे देता हूँ एक सिंबल,
ए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, यूनिट्स मेरे पास पहले ही होंगे, तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल जैसे मैं आमतौर पे कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ सर सेल प्राइस। ठीक है, ये मैंने उसके बाद लाइन आइटम लिख दी है। ठीक है सर, और इसकी जो प्राइस है ये मुझे उसने दे दी है करंट प्राइस टर्म्स में, कितनी, 4.8 मिलियन। लेकिन ये इन्फ्लेट होगी किस लिहाज से, किस अंदाज में सर, सोनिक्स की जो हिस्टोरिक प्राइस ग्रोथ है। ठीक है सर, तो उसके लिए मुझे एक वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी कैगर की। ठीक है जी, आए जी उसको यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ये देखें वर्किंग नंबर 1, और वो है जी कैगर, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सोनिक्स की प्राइस इंक्रीज। बहरहाल आप यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें सेल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा फॉर अगेन एडिटिंग। ठीक है सर, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद इज इक्वल टू करके देखें मैं वही फार्मूला लगा देता हूं जो कि मैंने फार्मूला लगाना है, बजाय इसके कि मैं पूरा फार्मूला पहले लिखूं, तो मैं स्ट्रेट अवे वैल्यूज के साथ लिख देता हूं। ये देखें कैसे निकाला जाता है कैगर, कैसे कंप्यूट किया जाता है कैगर, सर लेटेस्ट ईयर की वैल्यू ओवर अर्लीस्ट ईयर की वैल्यू, और रूट किसका लिया जाता है, n-1। इसके लिए मैंने क्या तरीकेकार बताया था, अर्लीस्ट ईयर इज कंसिडर्ड टू बी 0। तो अगर आप 2019 के साल को 0 कह दें तो सर 2020 का ईयर 1, 2021 का ईयर 2, 3 और 4 ऐसे कर लें, या पूरे ट्रेंड के जो ईयर्स हैं जो कि 5 हैं उनमें से एक माइनस कर दें तो तब भी 4 बनता है। तो आपने रूट किसका लेना है, 4, फोर्थ रूट लेना है। ठीक है सर, तो लेटेस्ट वैल्यू आपकी क्या है, 5.3 मिलियन ओवर अर्लीस्ट वैल्यू क्या है, 4.6 मिलियन। ठीक है सर, रेस पावर, अब रेस पावर का तरीका क्या है, एग्जामिनर को आपने चूंकि बताना है तो देखिए रेस पावर के लिए मैंने हैट यूज किया है, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, ये सिर्फ मैं एग्जामिनर को बता रहा हूं कि मैं ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, और फिर रेस पावर में क्या होगा, 1/4। ठीक है सर, और इसमें से 1 माइनस किया जाता है अगर आपने परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक हो गया सर, तो ये आपने ये देखें एग्जामिनर को बता दिया कि भाई मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये देखें इसको कॉपी करें और नीचे पेस्ट करें, कुछ नहीं मैंने किया, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक हो गया, अब ये जो नीचे मैंने पेस्ट किया है इसका ये सारा फॉर्मूला एलिमिनेट करें, और यहाँ पे सर आप उसको जवाब दर्ज करके दे दें, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। ये देखो एक्सेल को यूज कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैगर, इज इक्वल टू, ये देखें 5.3 मिलियन ओवर 4.6 मिलियन। ठीक है सर, और फिर रेस पावर 1/4, यानी कह सकते हैं आपका फोर्थ रूट -1। ये देखें उसने कैलकुलेट करके दे दिया क्या, 3.6%। ठीक है ना सर, आए जी लिखते हैं 3.6%। ले सर, तो इन्फ्लेशन रेट जो हमारी डेल्टा की प्राइस पे लगेगी दैट इज 3.6%। लेट्स गो अबव, और यहाँ पे उसको बता देते हैं। देखें पहले साल इन्फ्लेशन कैसे लगेगी, जो हमें उसने प्राइस दी हुई है करंट प्राइस टर्म्स में 4.8 मिलियन, उसके ऊपर इन्फ्लेशन लगेगी, और फिर अगले सालों में क्या होगा, लास्ट ईयर की प्राइस इनटू 1.036, इस तरह से उसको बता देते हैं एग्जामिनर को। ये देखो ईयर 1 में कैसे होगा, रुपीज 4.8 मिलियन इनटू 1.036। ठीक है जी, और ये देखें अगले सालों में क्या होगा, कैसे बताएंगे उसको, ईयर 2 ऑनवर्ड्स, कैसे, लास्ट ईयर इनटू 1.036। सो इट इज एक्सेप्टेबल, आप LY लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं इसको साइज में ना रिड्यूस कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने इसका साइज रिड्यूस कर दिया क्योंकि वर्किंग हजार है। ठीक है ना, क्योंकि मेन स्ट्रीम आइटम तो नहीं है, इट्स जस्ट अ वर्किंग। चलो अब यहाँ पे चलते हैं, और ये देखो 4.8 मिलियन इनटू 1.036, आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मैं अगेन कह रहा हूं अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस रखो, हम सब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेंगे, डोंट वरी। अब मैंने क्या करना है, अगले साल में गया हूं, इज इक्वल टू पिछले साल की वैल्यू इनटू 1.036 कर लिया। अब मैंने कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है और अगले 3 सेल्स में पेस्ट, जैसे मैं एक्सेल की स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कर रहा होता था, बिल्कुल वैसे ही, कोई फर्क नहीं। तो अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी खारिश ना हो, किसी किस्म की परेशान ना हो, मैं अभी इसको सीधा कर देता हूँ। पहले कुछ वर्किंग्स कर लें, ठीक है, फिर इकट्ठा ही वो हम एक ही स्टेप में उसकी फॉर्मेटिंग कर लिया करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये तो हो गया बेटा सेल प्राइस। ठीक है, मैं यूं करता हूं कि यूनिट्स जो है इनको मैं बोल्ड कर देता हूं, क्योंकि यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये दो चीजें हैं जिन्होंने मल्टीप्लाई होकर कंट्रीब्यूशन बनाना है। चलो अब मैं इसमें से माइनस करूंगा क्या, वेरिएबल कॉस्ट्स। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ईयर 0 में, कह लो ईयर 0 से क्या मुराद है, अभी,
करंट प्राइस टर्म्स में। पहले हम कैलकुलेशन करके उसको दें तो सही ना कि वैल्यू कितनी कितनी है। तो ये देखो क्या क्या कॉस्ट्स हैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की, 9 लाख, 6.5 लाख और 9.5 लाख। तो हम इसको कह सकते हैं 0.9 मिलियन प्लस अगली वैल्यू क्या है 0.65 मिलियन प्लस अगली वैल्यू क्या है जी 0.95 मिलियन। ठीक है सर, ये वैल्यू कितनी बन गई ज़रा देख लेते हैं। 0.9 प्लस 0.65 प्लस 0.95 दैट इज़ 2.5 मिलियन। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं रुपीज़ 2.5 मिलियन। ये आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आपने ये अभी की ये करंट प्राइस टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब आप उसको बता दो कि ईयर 1 में तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। उसको बताएं कि मैंने ईयर 1 में क्या करना है, इसी 2.5 मिलियन को पकड़ना है और मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है सर, सीपीआई इन्फ्लेशन, जो कि हमारी टेक्निकली क्या है 10% पहले साल की। ऐसा ही है ना, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं कौन सी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये पाकिस्तान के सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्फ्लेट होंगी। तो पहले साल का इन्फ्लेशन रेट है 10%। ठीक है सर, और फिर उसके बाद आप उसको बताएं, ये ईयर 1 है, फिर उसको बताएं ईयर 2 ऑनवर्ड्स में आप कैसे इसको करेंगे हैंडल। तो आप बताएं ईयर 2 एंड ऑनवर्ड्स में क्या होगा सर, लास्ट ईयर की वैल्यू इनटू सीपीआई इन्फ्लेशन, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, क्योंकि आपका सीपीआई का इन्फ्लेशन है बेटा हर साल में चेंज हो रहा है ऑन एवरेज। ठीक है, तो हम यही लिख सकते हैं। अब हर साल की तो उसको वर्किंग हम बताने से रहे, क्या ख्याल है। ठीक है ना जी, दैट्स इनफ। ठीक है, आप इसको और कंसाइज ज़बान में भी अपनी वर्किंग बताना चाहो तो बता सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सर हम ईयर 1 की कॉस्ट किस तरह से लेंगे, ये देखो 2.5 मिलियन इंटू 1.1। ठीक हो गया सर। उसके बाद मैंने क्या करना है, सेकंड ईयर में भी इन्फ्लेशन रेट क्या है ये देखें 10% का है। तो मैंने क्या करना है, पहले साल की वैल्यू इंटू 1.1, दूसरे साल में 10% थी, अब तीसरे साल में इन्फ्लेशन क्या है 11%। अब मैं क्या करूंगा अगले साल में, पिछले साल की वैल्यू पकड़ूंगा इंटू 1.11। ठीक है सर, तो ऑटोमेटिकली चूंकि पिछली वैल्यूज माइनस में है तो उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली अगले साल में जाके वो माइनस में ही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब चौथे साल में जाऊं तो अगेन इन्फ्लेशन रेट क्या है 11%। मैं पिछले साल का जो सेल रेफरेंस है वो यूज कर रहा हूं इंटू 1.11। ठीक हो गया, और आखिरी साल यानी 5वें साल, इसमें इन्फ्लेशन क्या है सीपीआई का सर 12%। तो क्या करूंगा, चौथे साल की वैल्यू इंटू 1.12 लें सर, ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। सो नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये मेरे पास सर रुपी फॉर्म में आ गई है। ठीक है सर, इसको मैं कर देता हूं बोल्ड और इसको एक नाम दे देते हैं सर बी का। ठीक हो गया, लेट्स नाउ कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर सिंपल, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो गया। ये पहले साल का कैलकुलेट कॉपी कर रहा हूं और अगले 4 सेल्स में पेस्ट कर रहा हूं, ये मेरे पास कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है सर, तो ये दो जो हमारी लाइन आइटम्स है मैंने इसको बोल्ड कर दिया, यूनिट्स को और किसको सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। सो नाउ आई कैन कैलकुलेट व्हाट, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। और सर ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखें ए इंटू बी, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो सर आए, सिंपल सा काम, ये देखें पहले साल के लिए 2000 इंटू ये जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कुछ भी था। ठीक हो गया, इससे वैल्यू ना बहुत बड़ी आ जाएगी। तो हम पता क्या करते हैं, जो टोटल वैल्यू है वो मिलियंस में ले लेते हैं। तो ये देखें मैंने क्या किया है, यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देते हैं किससे, 1 मिलियन से। ये देखें अब ये मेरे पास जो वैल्यू है ये किस में आ गई है सर, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मिलियंस में। कुछ नहीं करना, आप इसको कॉपी करें और अगले 4 सेल्स में पेस्ट कर दें। ये देखें सर मेरे पास कंट्रीब्यूशंस कैलकुलेट हो गए। यहाँ पे आप लिख भी दो कि ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट किया ये रुपीज एंड मिलियन में है। नाउ यू हैव द फर्स्ट लाइन आइटम कैलकुलेटेड विद यू, जो कि इन टोटलिटी में है, जो कि है कंट्रीब्यूशन। अब सर आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास क्या है, एक तो है सर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट्स, जो कि यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स के नाम से है, रेंट और डेप्रिसिएशन के अलावा, और उसके अलावा रेंट है। ये दो चीज़ें हमारी रह गई हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सर आए ज़रा लेस करते हैं, लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स। और सर फिक्स्ड ओवरहेड्स में उसने यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि करंट प्राइस टर्म्स में 1 बिलियन है, यानी कि मिलियन की टर्म्स में बात करें तो 1000 है। ठीक है, और ये करंट प्राइस टर्म्स में है। तो हम जब इसको प्लेस करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले साल में
किस इन्फ्लेशन के साथ, इसने इन्फ्लेशन भी दी हुई है, इसकी है 8%। तो आए जी बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी वर्किंग इसको शो करवा देते हैं। ये देखें सेल प्राइस वाली वर्किंग को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पेस्ट करने के लिए। ये देखें ईयर 1 में कैसे करेंगे उसको बताएंगे कि सर 1000 मिलियन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.08 से, ठीक हो गया। और ईयर 2 ऑनवर्ड्स में क्या करेंगे ये भी हम उसको बताएंगे कि लास्ट ईयर की वैल्यू पकड़ेंगे इनटू 1.08। डन सर, और क्या करना है, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है ना सर। तो पहले साल में क्या करेंगे 1000 यानी 1 बिलियन जो कि करंट प्राइस टर्म्स में था इनटू 1.08। अब कुछ नहीं करना, अगले साल में पिछले साल की वैल्यू को पकड़ के इनटू 1.08 कर देना। अब मेरे पास 8% की इन्फ्लेशन के साथ दूसरे साल की फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट होगी। जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट इन द नेक्स्ट 3 सेल्स। आई हैव गॉट फाइनली व्हाट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट्स। अब हमारा रह गया है रेंटल का खर्चा। रेंटल का खर्चा सर बड़ा आसान है, उसने एनुअल रेंट की कॉस्ट मुझे दी हुई है 30 मिलियन और इसमें किसी साल में चेंज नहीं होगा। तो सर लेस करते हैं रेंट की कॉस्ट, एनुअल रेंटल कह देते हैं उसको, एनुअल रेंटल, और सर रेंट की कॉस्ट है 30 मिलियन। तो वो हर साल वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट इसको कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो अब हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेकिन बिफोर टैक्स। आए जी कैलकुलेट करते हैं, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। तो ये देखें, ये जो हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं शिफ्ट और पेज डाउन, इस तरह के जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारी चल रही हैं यहाँ पे। तो सर ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। मेरा ख्याल है इसको मैं ज़रा काट के नीचे वाले सेल में ले जाता हूँ, ज़्यादा जगह ना ले वो हमारे, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको, रुपीज़ इन मिलियन, ठीक है सर। तो आए जी आप कैलकुलेट करते हैं। ये देखो इन तीनों को आपने एडजस्ट करना है, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स लेस एनुअल रेंटल, ठीक है जी। इन तीनों को मैं, ये देखें सम का फंक्शन लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम। ये देखो मैंने सम किया है तो नीचे देखो सारे फंक्शंस खुल गए हैं, सम भी है, सम इफ भी है, सारे फंक्शंस, इंटरेस्टिंगली काफ़ी सारे फंक्शंस इसमें मौजूद हैं। मैं इवन एवरेज का भी लगाऊंगा तो वो लग जाएगा। ये देखो एवरेज वाले फंक्शंस होते हैं ना, एवरेज ए का भी होता है, एवरेज एफ होता है, काउंट का फंक्शन होता है, वो देखो काउंट का भी फंक्शंस मौजूद है, ठीक है। तो सर सम का फंक्शन लगाते हैं। ये देखें इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। इसको कॉपी कर रहा हूं और अगले 4 सेल्स में पेस्ट कर रहा हूं। सो नाउ आई हैव सफिशिएंट डाटा कि मैं इसकी अगर थोड़ी फॉर्मेटिंग करना चाहूं तो मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूं। तो अब देखें मैं इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लूंगा। एक तो ये देखें, ये जो मेरा पूरा का पूरा साल ये है ना, ये जो कॉलम कह लो इसको, ये इसमें लाइन आइटम्स हैं। हम कोशिश ये करेंगे और आपने भी यही कोशिश करनी है बेटा कि सारी ऑलमोस्ट अपनी फॉर्मेटिंग एक्सेल से कंप्लीट करके तुम जाओ, ताकि यहाँ से कॉपी करके जब यहाँ पे पेस्ट करो तो तुम्हें पेस्ट करने के बाद आरटीएफ एडिटर में कम से कम काम करना पड़े, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे ले जाके बस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ये करना हो कि कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी पड़े, बस इससे ज्यादा तुमने वहां पे कोई काम नहीं करना। बोल्ड शोल्ड भी अगर कोई चीजें करनी है, कोई जो तुम्हारे ये जो फिगर्स हैं उनको तुमने अकाउंटिंग टर्म्स में यानी कि 2-2 डेसिमल प्लेसेस तक और कॉमा सेपरेटर्स के साथ लेके आना है, ये सारा काम तुमने एक्सेल में करना है, सारी फॉर्मेटिंग एक्सेल में करनी है। तो ये देखो मैं तुम्हारे साथ फॉर्मेटिंग करता हूँ। ये देखो एक तो मैं ये चाहूंगा कि यार ये जो लाइन आइटम्स है ना इसकी कॉलम विड्थ एडजस्ट हो जाए, कुछ नहीं करना। ये देखो ये जो बी है ना कॉलम, इसका जो राइट एंड है, ये देखो उसके बाद ये इस तरह से डबल एरोज की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये देखो ऑटोमेटिकली ये इसकी जो विड्थ है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। मेरा ख्याल है कोई एक डाटा मेरा होगा किसी एक सेल में जो काफ़ी बड़ी विड्थ रखता होगा। हाँ ये देखें ना, उसने इसकी वजह से कर दी है। जैसे एक्सेल में होता है कि अगर इस कॉलम में अगर कोई भी एक सेल है जिसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करता है। बहरहाल यहाँ पे उसने उसी तरह से कर दिया, तो मैंने इसको देखें एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाहूँगा कि भाई ये सेंटर लाइन हो जाए, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो ये देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ये देखें मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया, ठीक हो गया। तो जो एक्सेल के शॉर्टकट हैं वो यूज़ नहीं होंगे। ये जो चीज़ें हैं मैं चाहूँगा ये बोल्ड भी हो जाए, कंट्रोल बी मैंने किया है, चल गया यहाँ पे। और अलाइनमेंट के लिए ये देखें सर, ये ठीक हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया। अब देखें मुझे फिगर्स ऐसी नहीं चाहिए, ये अच्छी नहीं लगती, ठीक है। सारी फिगर्स मैं इसको देखें सिलेक्ट कर रहा हूँ शुरू से, और जहाँ जहाँ तक मेरी फिगर्स हैं मैंने सबको सिलेक्ट किया, इवन नीचे तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें नंबर्स में जाएँ और यहाँ पे ये देखें आपको नज़र आ रहा है कॉमा स्टाइल, ये करेंगे तो आपकी सारी फिगर उसमें कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है जी।
और उसके बाद आपने क्या करना है, चूंकि हर कॉलम के अंदर जो फिगर्स हैं उन फिगर्स की जो लेंथ है वो कॉलम विड्थ से ज्यादा है, इसलिए उसने हैशटैग्स में उनको कन्वर्ट किया हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन उसी तरह से ये देखें, फॉर एग्जांपल ई है ना, तो मैंने ई कॉलम की कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना है इस कॉलम के जो सेल्स हैं उनकी लेंथ के हिसाब से। तो देखें राइट में मैं गया हूं, उसको डबल क्लिक किया, ये देखें ऑटोमेटिकली वो शक्ल में चला गया। इसी तरह से हर कॉलम के लिए आपने यही करना है कि उस कॉलम के राइट पे जाना है और ये जब डबल एरो बन जाएगा डबल क्लिक कर देना। ठीक है, ये देखें सारी फिगर्स अब आपकी कॉमा सेपरेटर्स में है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। इसी तरह यहाँ पे इसी तरह से एच में भी करेंगे और इसी तरह से हम आई में कर देंगे, ये देखें। और मजीद अगर आपने इसको करना है कि भाई इसको मैं फुली राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो राउंड ऑफ कर लो, ये देखो सबको सिलेक्ट करो, मैंने भी इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, और उसके बाद नीचे तक सिलेक्ट करता हूँ इसको और ये देखें यहाँ पे जाएं, नंबर्स में जाएं और ये देखें आप इसको ये इसके जो डेसिमल प्लेसेस में रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखें एक डेसिमल प्लेस रिड्यूस हो गया, दूसरा रिड्यूस हो गया। ठीक है, इस शक्ल में भी हो सकता है। फिर आप दोबारा इसको ऐसे करो कि इस तरह से करो, डबल क्लिक, तो वो आपकी अगेन कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर देगा। तो ये वही एडजस्टमेंट के मामला है जैसे तुम आमतौर पे कर रहे होते हो, बस एक्सेल में ये है कि ज़रा इसके शॉर्टकट्स हैं, मैं तो कम से कम शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा माउस का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहरहाल सर अब ये देखें मेरे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अगला काम हमारा क्या है सर, अगला काम है टैक्स एक्सपेंस को लेस करना। टैक्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ व्हाट क्या है, ये देखें उसने एंड पे प्रोवाइड किया हुआ है पॉइंट नंबर 6 के अंदर। ठीक है सर, तो सर टैक्स रेट क्या है 30%। सर क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है जी, हमें जो ऊपर वैल्यू है ये जो हमारे पास कैलकुलेट हुई हुई है नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है सर, ये पहले साल की वैल्यू है, तो ये देखें इज इक्वल टू माइनस, माइनस ही करेंगे ना क्योंकि टैक्स एक्सपेंस माइनस होता है। तो रेफरेंस देंगे ये 3336 का जो कि पहले साल का नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स है इनटू 0.3। कैलकुलेट हो गया सर टैक्स, इसको कॉपी करें और अगले सेल्स में पेस्ट कर दें। ये देखो तुम कितने काम ये मैनुअली कर रहे होते थे और तुम्हें कितना टाइम चाहिए होता था ये काम करने के लिए, कितनी ब्लेसिंग है। आई मस्ट से कि इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, टैक्स एक्सपेंस आ गया, उसके बाद सर ऐड करेंगे क्या, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। आए जी करते हैं ऐड टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। और उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा, एक काम वर्किंग नंबर 2 में जाके वर्किंग परफॉर्म करनी होगी। ठीक है सर, आए जी वर्किंग नंबर 2 में चलते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है और वो भी ज़ाहिर है हमारे पास रुपीज़ इन मिलियन में होगा। तो मैं यूँ करता हूँ फॉर्मेट इसका कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि अब सिर्फ वर्किंग रह गई है टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन की। तो उसके बाद क्या होगा, कैपिटल कॉस्ट और डिस्पोजल वैल्यू, क्योंकि हमारा ऑपरेशनल कैश फ्लोज का सेक्शन वाइंड अप हो गया। अब कैपिटल कॉस्ट और डिस्पोजल वैल्यू, और फिर क्या आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा सर नेट कैश फ्लोज और वो भी रुपीज़ इन मिलियन में होगा। तो मैं इसको उठा के एज इट इज ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है सर, ये नेट कैश फ्लोज आ गया। उसके बाद सर हमने करनी है डिस्काउंटिंग। ये देखें डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ, क्या डिस्काउंट फैक्टर है सर 20%। अब मेरे पास ये सारे कैश फ्लोज क्या हो जाएंगे सर, नॉमिनल। तो 20% इज द डिस्काउंट रेट, उसके हिसाब से मैं क्या कैलकुलेट कर लूँगा सर, प्रेजेंट वैल्यू एंड दैट विल बी रुपीज़ इन मिलियन। लें जी हो गया, पूरा फॉर्मेट डेवलप हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ मैंने टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और मेरे पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स गो टू वर्किंग नंबर 2। ये देखें वर्किंग नंबर 1 परफॉर्म थी, मैं यहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वर्किंग नंबर 2 कहते हैं इसको, और लेट्स कॉल इट टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो ज़रा बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए इन चीज़ों को बोल्ड कर लेते हैं। तो सर यहाँ लिखते हैं कैपिटल कॉस्ट रुपीज़ इन मिलियन, और कितनी कैपिटल कॉस्ट है सर, अगर हम इसको देखें पॉइंट नंबर, ये कौन सा पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 5 के अंदर, तो क्या लिख रहा है जी, आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की है वो कितनी है, 10 बिलियन, यानी कि 10,000 हो जाएगी, ऐसे ही ना सर, 10,000 हो जाएगी मिलियंस में। तो अब सर हम फॉर्मेट डेवलप करते हैं, कैसे करते थे, ईयर डेप्रिसिएशन स्लैश लॉस, देखना पड़ेगा ये लॉस है भी या नहीं, बहरहाल तो लिख दिया मैंने क्योंकि हमें कौन सा कोई
तंगी है, ये कौन सा हम हाथ से लिख रहे हैं, मिटाना होगा तो मिटा देंगे, पता चल जाएगा आखिरी साल में लॉस है क्या है। तो डेप्रिसिएशन या लॉस, और उसके बाद है सर टैक्स सेविंग यानी टैक्स का इम्पैक्ट, और उसके बाद सर एक हमारा यहाँ पे कॉलम होता है WDV का। ठीक है सर, इसको भी हम सेंटर लाइन कर देते हैं। नहीं सर, तो ये वाली जो हमारी वैल्यूज़ हैं तीनों की तीनों, ये रुपीज़ इन मिलियन में है। इसको मेरा ख्याल है मर्ज का यहाँ पे देखना पड़ेगा, आई थिंक सो देयर इज दैट फंक्शन। फॉर्मेट टेबल, अच्छा जी देखें ना, टेबल की फॉर्मेटिंग की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, सेल स्टेट्स, ऐड सेल्स, सेल स्टाइल्स है ना, ये तो फॉर्मेटिंग है, इंसर्ट है, फॉर्मूलाज है, डाटा है, व्यू है, सेटिंग्स है। नहीं, आई थिंक सो मर्ज एंड सेंटर वाला फार्मूला इसमें नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा था ये जो डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग और WDV है इसको मर्ज करके रुपीज़ इन मिलियन लिख दूं, लेकिन चले कोई नहीं, हम वैसे ही लिख देते हैं ₹m, दैट्स इनफ। ये हम तीनों कॉलम्स के अंदर सेपरेटली इसको प्लेस कर लेते हैं और उसके बाद इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं। ठीक है सर, चलें, चूँकि 5 साल हैं और कोई ऐसा इनिशियल अलाउंस भी नहीं है, सेपरेटली नॉर्मल अलाउंस ही है हर साल, तो सर 5 सालों के ऊपर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हर साल डेप्रिसिएशन कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। नहीं सर, लेट्स कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो रेट है सर दैट इज़ 20%, और जो आपका टैक्स का रेट है दैट इज़ 30%। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम अगर चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे हम रेट्स लिख देते हैं। 20% रेट है सर डेप्रिसिएशन का और टैक्स सेविंग का 30% रेट है, सो यू कैन राइट इट हियर। चलें सर, सबसे पहले साल में ये जो 10 बिलियन है, यानी कि हमारा ये डाटा मिलियंस में है, तो इसका 20%, तो दैट इज 2000। उसके बाद हर साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का शॉर्टकट क्या होता है, पहले साल का डेप्रिसिएशन और इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट, यानी कि 80% से इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये मैं इसको रेप्लिकेट करूंगा ईयर 3 में और ईयर 4 में। कुछ नहीं किया, मैंने इस 1600 को कॉपी किया है और नीचे वाले 2 सेल्स में पेस्ट कर दिया है, क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन पिछले साल की डेप्रिसिएशन का 80% लिया गया है, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मेरे पास हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। तो ये काम हम सेकंड लास्ट ईयर तक करते हैं, और सेकंड लास्ट ईयर पर जब पहुंच जाते हैं तो सेकंड लास्ट ईयर के एंड पे हम WDV को कैलकुलेट करते हैं। सर कैसे कैलकुलेट होगी, ये देखें, 10,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेट, यानी 2000, 1600, 1280 और 1024, तो ये आपके पास WDV कैलकुलेट हो गई है सर। और फिर जो आपका लास्ट ईयर होता है उसमें हम टेक्निकली लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सर हमारे पास WDV कितनी है, 4096, और हमारी डिस्पोजल वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सर डिस्पोजल वैल्यू अगर हम पॉइंट नंबर 5 में देखें तो डिस्पोजल वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 5 ₹1 बिलियन। ठीक है, यानी कि 1000। तो यहाँ पे नीचे ही शो करवा देते हैं, WDV ज्यादा है, डिस्पोजल वैल्यू कम है, सो देयर इज द लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है सर, 4096 माइनस 1000, तो ये क्या हो जाएगा सर, 3096। इसका मैं थोड़ा सा जो साइज़ है वो रिड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये तरीका बेहतर समझता हूँ कि जो वर्किंग है उसको साइज़ में थोड़ा छोटा कर दें ताकि वो थोड़ा सा यूनिक लगे इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। और इसकी अलाइनमेंट आपने राइट में करनी है तो आप राइट में कर सकते हो। ले जी, हर साल का डेप्रिसिएशन और आखिरी साल में इकट्ठा लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट हो गया है। अब कुछ भी नहीं करना सर, अब मुझे सिर्फ टैक्स सेविंग कैलकुलेट करनी है हर साल की। 2000 का 30% कॉपी कर रहा हूं और मैं नीचे वाले सारे सेल्स में पेस्ट कर रहा हूं। देखिए सर कितनी सहूलत हो चुकी है, वो चीजें जो कि आप मैनुअली अपने कैलकुलेटर से कर रहे होते थे, कितने ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व होते थे उसके अंदर, अब वो सारी चीजें एलिमिनेट हो गई। कितना शॉर्ट हो गया है ये कैलकुलेशंस करना, विद इन जस्ट फ्यू क्लिक्स यू कैन सॉल्व दीज एंटायर थिंग्स। सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है और देखें वही फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे सारे के सारे। तो अगेन फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन आप इसको बिल्कुल वही उसी तरह से कर सकते हो। ये मैंने इसको अकाउंटिंग टर्म्स में फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दी है। अगर आपने इसके जो डेसिमल प्लेसेस रिमूव करने हैं तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखें इसका तरीक़ेकार क्या है।
ये देखें, पहले साल की टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन यहाँ इक्वल्स टू करें और उसके बाद रेफरेंस दें पहले साल की टैक्स सेविंग का। मैं अभी रीजन भी बता देता हूँ आपको इसकी क्या है। ये इसकी प्रैक्टिकल रीजन है। जब हम लोग भी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक्सेल में हमेशा लिंक्स लगा के काम किया जाता है। आप लोग माशाल्लाह इस वक्त बड़े मेच्योर लेवल पे हो और तुम्हें भी इसकी सिग्निफिकेंस पता है कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज अटैचिंग द लिंक्स इन द एक्सेल। बिकॉज अगर जो आपका सोर्स एरिया है यानी कि कोर सेल है जिससे वैल्यू आ रही है, अगर उसमें चेंजेस आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे मॉडल के अंदर वो चेंजेस ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएं। देखो ना, फॉर इंस्टेंस मैं बड़ी बेसिक मिसाल तुम्हें देता हूं। तुमने ये टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली और ऊपर वाले मेन स्ट्रक्चर में पेस्ट कर ली, ठीक हो गया। बाद में तुम्हें पता चला कि यार ये तो मैंने ये 10,000 की वैल्यू ली हुई थी, ये तो कुछ और थी, ये तो मैंने गलती से 10,000 ले लिया, ये फॉर एग्जांपल 8,000 थी, मैं मिसाल दे रहा हूं। तो अब खुद सोचो इस 8,000 की वजह से क्या होगा, ये डेप्रिसिएशंस भी चेंज हो जाएंगी, ये टैक्स सेविंग्स भी चेंज हो जाएंगी। अब अगर लिंक लगा होगा ना ऊपर, तो ऑटोमेटिकली चूंकि तुमने यहां पे मेन स्ट्रक्चर में ये लिंक्स लगाए होंगे यहां पे उस टैक्स सेविंग के, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, आपको अलहदा से वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑलवेज वर्क बाय अटैचिंग द लिंक्स। वर्किंग में जो भी चीज परफॉर्म करो तो उसको जब मेन सोल्यूशन प्लान में प्लेस करना है तो बेटा इज इक्वल टू करके उस वर्किंग का लिंक दे दो, ताकि अगर इन द कोर्स ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन तुम्हें वर्किंग में कोई गलती नजर आ जाए, तुम्हें वर्किंग में कोई गलती नजर आ जाए तो तुमने वर्किंग में जाके उसको चेंज करना है। प्लीज आपने मेन स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना, वर्किंग में चेंज करें। ऑटोमेटिकली वो फिगर्स चूंकि मेन स्ट्रक्चर में लिंक के जरिए से गई हुई है, वो ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रक्चर में वैल्यूज को चेंज कर देगा। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो तुम पेपर में बैठ के फॉर एग्जांपल कोई वर्किंग गलत हो जाती थी, पहले तो तुम वर्किंग को जाके काटते थे, वर्किंग में करेक्शंस करते थे, फिर अपने मेन सोल्यूशन प्लान में आते थे, वहां कटिंग करते थे और उसकी जगह पे वैल्यू लिखते थे, ऐसे ही होता था। तो एक तो टाइम डबल लगता था, ऊपर से प्रेजेंटेशन का बेड़ा गर्क। अब टाइम भी नहीं लगेगा, तुमने जब लिंक्स लगाए होंगे तो ऑटोमेटिकली मेन सोल्यूशन प्लान में चीजें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है सर। और इसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहेगी। तो अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू, ठीक है सर। तो आए जी, इसी तरह से मैं बाकी लिंक्स भी लगा देता हूं। ये 480 है, ठीक है जी। इसी तरह से थर्ड ईयर की टैक्स सेविंग कितनी है सर, दैट इज 384। फोर्थ ईयर की कितनी है जी, फोर्थ ईयर की है जी 307। और लास्ट ईयर की क्या है, लास्ट ईयर की है जी 929 जनाब। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। जब टैक्स की वर्किंग्स इनकॉर्पोरेट हो गई, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए सिंपल सम का फंक्शन, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स पकड़ा, टैक्स एक्सपेंस माइनस किया, टैक्स सेविंग ऐड कर दी फॉर द फर्स्ट ईयर। तो सर ये मेरे पास पहले साल का नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो गया। इसको कॉपी करें और अगले 4 सेल्स में पेस्ट कर दें, ठीक है सर। मैंने चूंकि प्री फॉर्मेट किया हुआ था, प्री फॉर्मेटिंग की हुई थी, तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया, वरना आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। और वही जो अकाउंटिंग फॉर्मेट है और इसके बाद डेसिमल प्लेसेस जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। चलें, अब हमारा ऑपरेशनल सेक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंट्रोड्यूस द कैपिटल कॉस्ट आइटम और डिस्पोजल वैल्यू। तो सर कितनी कैपिटल कॉस्ट है सर, चूंकि रुपीज इन मिलियन में हमने लेना है, तो सर ये हमारा कॉलम है जो कि जीरो को रिप्रेजेंट करता है, ये देखें, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, ये है जी कैपिटल कॉस्ट का सेक्शन, तो -10,000 और एंड पे ईयर 5 में हमें रिसीव होगा सर 1 बिलियन, मतलब 1000 मिलियन। बाकी हमारे रो में कोई आइटम नहीं है तो हम इसको जीरो कर देते हैं। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसे ही नहीं है, तो जीरो के ऊपर बस एक ही आउटफ्लो है, दैट इज ₹10 बिलियन। जनाब अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट कैश फ्लोज। कैसे कैलकुलेट होगा, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, इसमें एडजस्ट करना है हमने कैपिटल कॉस्ट को। तो ये देखें इधर चूंकि वैल्यू है ही कोई नहीं, तो इसमें एडजस्ट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कॉपी करके मैं अगले सेल्स में पेस्ट कर देता हूं। सिर्फ आखिरी साल की वैल्यू जो है उसमें 1000 रुपये ऐड होगा, बाकी किसी साल में कोई एडिशनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही ऑपरेशनल कैश फ्लोज की मद में, ठीक है सर। तो इसको भी मैं उसी तरह से ज़रा बेहतर प्रेजेंटेशन इसकी बना लेता हूं। इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और ये जो नेट कैश फ्लोज हैं इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। तो सर यही मेन काम होता है नेट कैश फ्लोज की कैलकुलेशन का हर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल में। बाकी इसके बाद तो टूल ही रह जाता है लगाने वाला, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हो, IRR हो, कुछ भी हो।
तो अब इस सवाल में हमें एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दूसरा IRR, ठीक है ना सर। तो बाकी तो बस टूल की एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग रह गई है। तो सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट फैक्टर उसने सवाल में हमें 20% दिया हुआ है। तो सर आए जी डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सर? इंतहाई सिंपल, ये देखें, इज इक्वल टू 1/1.2 रेस पावर, ये देखें। अब आप ऊपर जाएं, ये जो कॉलम के ऊपर ये जो टाइमलाइन बनी हुई है आपकी, तो आपने जीरो लिखा होगा, इसको क्लिक करें, इस सेल को क्लिक करें जिसमें जीरो है और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये देखें ऑटोमेटिकली ये हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर जो है वो कैलकुलेट हो गया 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जीरो हो तो वो 1 हो जाता है। मैं इस पूरी लाइन का जो है वो फॉर्मेट ज़रा एडजस्ट कर दूं, ठीक है सर। तो अब देखें, आपने कुछ नहीं करना, आपने 0 ईयर के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, इसको कॉपी करें और अगले 5 सेल्स में पेस्ट कर दें। ये देखें सर ऑटोमेटिकली हर साल का डिस्काउंट फैक्टर फॉर 20% उसने कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया है। देखिए कितनी टाइम सेविंग है। यही डिस्काउंट फैक्टर तुम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहे होते या तुम प्रेजेंट वैल्यू के टेबल से उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते, अब सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर रिलेटिव रेफरेंसिंग का फंक्शन होता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए और हमारी टाइमलाइन का सहारा लेते हुए हम ऑटोमेटिकली इसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स को ऑटो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखें, मैं इसके अगर फॉर्मूले को खोलूं, पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर ये क्या कर रहा है, 1/1.2 रेस पावर E1, कौन से सेल का रेफरेंस है, E1 का। ये देखें E1 क्या है, ये देखो E1 वो सेल है जिसमें 1 लिखा हुआ है। सो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट फैक्टर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। सो हाउ इजी इट इज नाउ। तो देखें, अब अगर मैं मैनुअल अंदाज में पेपर अटेम्प्ट करने को इस सीबी बेस्ड टेस्टिंग से कंपेयर करूं तो हमें पता चलता है कि एक तो एफिशिएंसी तो देखें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई आपकी, दूसरा एरर्स के चांसेस बड़े एलिमिनेट हो गए हैं। देखें, जो आप खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते थे तो वो कैलकुलेशन करने में आराम से ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आपने कुछ चीज कैलकुलेट कर ली, उसको आंसर शीट पे उतारा, हाथ से उतारा, लिखा, लिखने में गलती कर गए, ठीक है। इसी तरह से आपने जब लिस्ट ऑफ वैल्यूज को ऐड करने के लिए कैलकुलेटर का सहारा लिया तो गलत वैल्यू कैलकुलेटर पे पेस्ट कर दी, ठीक है, वो ऐड करते हुए गलती होगी, डेफिनेट सी बात है। ये सारे एरर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि देखें अब आप एक्सेल को ही एज अ कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। जो वैल्यू कैलकुलेट हो गई आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। अगर आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऐड करनी है, सम का फंक्शन लगाया, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। आपने एक फॉर्मूला लगाया है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन अप्लाई करनी है, उसमें आपने क्या करना है, पहले साल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगले साल के लिए कॉपी पेस्ट। तो काफी एरर के चांसेस एलिमिनेट हो गए हैं। हाँ, एक जो एरर है कि भाई जो सवाल में वैल्यू थी वो तुम अपनी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जब वैल्यू पेस्ट की तो उसमें गलती कर गए, ये तो एक ह्यूमन एरर है, वो तो एलिमिनेट नहीं हो सकता। लेकिन बाकी आपको मैंने कितने इंस्टांसेस गिनवाए हैं, कितनी सिचुएशंस गिनवाई हैं कि अब वो सारे एरियाज जहां पे एरर्स हुआ करते थे मैनुअली, अब वो एग्जिस्ट इंशाल्लाह नहीं करेंगे, काफी हद तक अब वो एलिमिनेट हो जाएंगे। चलें सर, अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपकी सर नेट कैश फ्लोज है इनटू डिस्काउंट फैक्टर। तो ईयर 0 के लिए मैंने 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको अब कॉपी कर रहा हूं और पेस्ट कर रहा हूं अगले सेल्स में। लें सर, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूं और इसको मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर देता हूं। और अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर, नेट प्रेजेंट वैल्यू रुपीज इन मिलियन। सिंपल, इज इक्वल टू सम का फंक्शन, ये देखो ये भी सारे का सारा ऐड हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, ये देखो इज इक्वल टू सम और ये सारी वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं। तो सर हमारा एनपीवी आ गया -596.22 रुपीज इन मिलियन। हम इसको सीधा सीधा -596 लिख देते हैं यहाँ पे, दैट्स इनफ। तो सर एनपीवी तो आ गया नेगेटिव, मतलब इन्वेस्ट करना फिजिबल नहीं है। और हम जानते हैं अपनी स्टडीज से, अगर एनपीवी आपका नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आईआरआर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा। वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 20%, तो आईआरआर डेफिनेटली इससे कम होगा। अभी हम देख भी लेते हैं और फिर डेफिनेटली उसके बाद हम रिकमेंडेशन दे रहे होंगे। तो सर एनपीवी हैज बीन कैलकुलेटेड। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं आईआरआर। हेडिंग देनी है तो दे लें, वरना मेरा मकसद तो ये है कि यहाँ पे मैंने अलहदा से वर्किंग करनी है ताकि इसके स्ट्रक्चर को सारे का सारा कॉपी पेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो चलो अलहदा रखने के लिए इसको लिखते हैं यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वरना अगेन ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि जब मेन स्ट्रक्चर में जाऊंगा तो मैंने अलहदा हेडिंग दे के इनको सेपरेट करके ही प्लेस करना है। अब देखो तुम क्या कर रहे होते हो,
दो डिस्काउंट फैक्टर्स के ऊपर दो एनपीवी कैलकुलेट कर रहे होते हो, ऐसे ही कर रहे होते हो ना, तो एक डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर एक एनपीवी तो वैसा ही आ गया, ठीक है। दूसरे डिस्काउंट फैक्टर पे भी एनपीवी निकाल लेते हैं, तुमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये देखो ऊपर जाओ, सबसे पहले तो टाइमलाइन कर दें कॉपी यहां से, टाइमलाइन कॉपी पेस्ट हो गई। और उसके बाद आपने ऊपर वाले फॉर्मेट में जाना है और ये देखें नेट कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, ये कॉपी करके ये तीन लाइन आइटम्स नीचे ले आनी है। ये देखें ये मैंने पेस्ट कर दी और वैल्यूज को आपने उसका लिंक क्रिएट करना है अगेन, ठीक है। यानी कि ये वही वैल्यूज हैं जो तुम ऊपर एनपीवी में कैलकुलेट कर चुके हो। वैल्यूज कॉपी पेस्ट नहीं करनी बेटा, वैल्यूज का लिंक लगाना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्यों, इसकी क्या रीजन है। अगर तुम्हें बाद में एनपीवी की वर्किंग में कोई गलती नजर आ जाती है तो उसकी वजह से ये जो एनपीवी की कैलकुलेशन सारी चेंज होगी तो वो ऑटोमेटिकली इस आईआरआर के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाएगी, तो आपको डबल डबल काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लिंक्स से काम लेना है। तो ये देखें इज इक्वल टू कर रहा हूं, ऊपर जाके ये देखें कहां वैल्यू है, ये नेट कैश फ्लो की वैल्यू है ईयर 0 की, ठीक है। ये यहां पे मैंने ओके कर दिया, ये देखो कॉपी होगी। अब आपने कुछ नहीं करना, इधर से कॉपी करो और अगले सेल्स में पेस्ट कर दो। रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज होते हुए ऑटोमेटिकली वैल्यूज पेस्ट हो गई। इसी तरह से आप इस पूरी रो की वैल्यूज को कॉपी करें और फिर नीचे पेस्ट कर दें। देखिए मैंने कंट्रोल सी किया है, नीचे वाले सेल में लाया हूं, कंट्रोल वी किया है। ऑटोमेटिकली इसने जो ऊपर वाला जो सेल का जो स्ट्रक्चर था उसके नीचे वाली रो को उठा लिया, अगेन रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज करते हुए। फिर आप इसी तरह से अगर इसको यहां पेस्ट करेंगे, ये कुछ नहीं इसने किया, इसने अब अगली रो जो कि ऊपर वाले सेक्शन की थी, जो कि प्रेजेंट वैल्यूज की थी, उसने ऑटोमेटिकली उसको यहां पे पेस्ट कर दिया है। ये सब रिलेटिव रेफरेंसिंग का फीचर है और आप जो कि एक्सेल यूज करते हो एक्सपर्ट लेवल पे, आप इस फंक्शन को पहले से ही जानते हो। तो बेटा ये फंक्शनैलिटी यहां भी एग्जिस्ट करती है। तो ये मेरे पास एक डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर एनपीवी पहले ही कैलकुलेट हुआ हुआ है, आप इसको आगे लिख दो एनपीवी। और ये कौन सा एनपीवी है, ये कोई बड़ा रेट है जिसके ऊपर एनपीवी नेगेटिव आया है। तो मैं हमेशा क्लास में बताता हूं बी मतलब बिग, ठीक है। तो बी मतलब कोई बिग रेट है जिसके ऊपर एनपीवी नेगेटिव है। तो एनपीवी बी क्या है जी हमारा, -596 मिलियन रुपीस, ठीक है सर। इसको मैं रुपीस भी लिख देता हूं साथ, रुपीस 596 मिलियन। और ये जो डिस्काउंट रेट है इसको भी आप कह सकते हो कि ये बी डिस्काउंट रेट है। तो अब मुझे एक ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जिस पर एनपीवी पॉजिटिव हो, कोई छोटा डिस्काउंट रेट चाहिए। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप ज्यादा मार्जिन रखा करें ताकि आपको एनपीवी पॉजिटिव मिल सके। तो ये कॉपी करें, इसको नीचे सर पेस्ट करें और डिस्काउंट फैक्टर अब हम 10% ले लेते हैं। और सर फैक्टर निकालना तो मसला ही कोई नहीं है, ये देखें इज इक्वल टू 1/1.1 रेस पावर, उस सेल का रेफरेंस दें जिसमें 0 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट हो गया ईयर 0 के लिए, इसको कॉपी करें और अगले सेल्स में पेस्ट कर दें। ले सर हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए 10% और हर साल का। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू अगेंस्ट 10%। तो ये देखें सिंपल है सर, नेट कैश फ्लोज को पकड़ना है, प्रेजेंट वैल्यू को नहीं, इसको ना पकड़ लेना कहीं, ठीक है। ये आमतौर पे बच्चे एक ह्यूमन एरर कर रहे होते हैं। नेट कैश फ्लोज इनटू 10% का डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर 0 एंटर करें और फिर इसको कॉपी करके नेक्स्ट 5 सेल्स में पेस्ट कर दें। व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू अगेंस्ट 10% डिस्काउंट फैक्टर। तो सर ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। लेट्स नाउ कैलकुलेट दिस एनपीवी। पहले जरा मैं एक दफा कैलकुलेट कर लूं ये बन कितना रहा है, फिर इसको बतौर वैल्यू हम ले लेते हैं। दिस इज 2034.34, आप 2034 कर लो बस, ठीक है। तो सर ये पॉजिटिव आ गया 2034, ठीक है सर। दिस इज एनपीवी ए और इसका डिस्काउंट फैक्टर A% कहलाएगा। ठीक है सर। तो अब हम लगाते हैं सर फॉर्मूला और आईआरआर को कैलकुलेट कर लेते हैं। आईआरआर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या है, मैं जुबानी आपको बता देता हूं, A% प्लस ब्रैकेट में एनपीवी ए ओवर एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी इनटू बी माइनस ए। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आईआरआर कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने इधर लिख दिया है, यहां पे मैं जवाब दर्ज करूंगा, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए मैं अपनी रफ कैलकुलेशंस कर रहा हूं स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो ये देखो
मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़ाती कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। NPV A तो मुझे मालूम है, मुझे कैलकुलेट करना है 2034 NPV A माइनस NPV B, ठीक है। तो 2034 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 596, ये मेरे पास है NPV A माइनस NPV B। तो अब मैं निकालने लगा हूँ NPV A ओवर दिस वैल्यू, ठीक है। तो NPV A है मेरा 2034 ओवर दिस वैल्यू, तो this value is 0.7733, whatever this value is, this is basically the ratio between NPVA and NPVA minus NPVB। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, B माइनस A के साथ। B है 20%, A है 10%, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ। डन हो गया, और एंड में इस पे A वापस ऐड कर देना है। A है हमारे पास सर 10%, तो IRR इज 17.733। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तुम भी कैलकुलेट करते हुए इसी तरह से कैलकुलेशन कर रहे होते हो, ऐसे ही है ना। ए अलग से है प्लस बाकी सारी वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने जो बाकी सारी वैल्यू है वो पहले कैलकुलेट कर लिया और बाद में एंड में ए ऐड कर दी है। सो अगेन बात करने का, ये सारी वर्किंग्स शो कराने का क्या मकसद है, तुम्हें ये बताना कि यार एक्सेल को ही बतौर कैलकुलेटर सर यूज करो, अब छोड़ दो कैलकुलेटर को, ठीक है। तो 17.33% इज योर IRR, यहां पे लिखते हैं सर 17.33% इज IRR। और इंटरेस्टिंगली ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सेल के फंक्शन को यूज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि मैंने IRR सही निकाला है। ये देखो IRR फर्स्ट सर फंक्शन मौजूद है, ये देखें सारे का सारा उसने उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खोल दिए हैं। ये देखो क्या करना होता है, सिर्फ जो नेट कैश फ्लोज हैं, ये देखें इसको, इसकी रेंज को सिलेक्ट करना होता है आपने, ये देखें, ये देखें, और ब्रैकेट बंद कर लेनी है। ये देखें कितना बना है 17.364%। सो इट इज इनफ टू गिव यू एन इंडिकेशन क्या कि सर आपने IRR सही निकाला है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं अब। तो सर देखें आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है 20% और IRR कितना आया, इट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारी ये प्रायर स्टडीज हैं कि NPV और IRR एक ही डिसीजन को रिजल्ट कर रहे होते हैं। अगर NPV ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है तो IRR भी यही कहेगा। तो सर हमारी सारी वर्किंग्स अब हो चुकी हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट एजेंडा इज कि मैं अब RTF डॉक्यूमेंट में जाऊं और वहां पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करूं और इसमें उसमें इसको बतौर अपेंडिक्स, बतौर वर्किंग अटैच कर सकूं। और बाकी मेन रिपोर्ट तो बड़ी छोटी सी है, मेरा ख्याल है एक आध पैराग्राफ में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपने यही बताना है कि भाई मुझे इंगेज किया गया था इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए, एंड बेस्ड ऑन माय वर्किंग्स यूजिंग द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल्स ऑफ NPV एंड IRR द रिजल्ट आर एज फॉलोज। इस तरह करके लिखेंगे और फिर एक रिकमेंडेशन दे देंगे कि बेस्ड ऑन दीज टू टूल्स वी suggest that it is not feasible to go for this project of Delta. The workings of these values are attached in the appendix। ये लिख के आप फिर appendix की heading दोगे और यही सारी की सारी जो आपने वर्किंग की है वहां पे आपने उसको कॉपी पेस्ट कर देना, that's it। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब रिपोर्ट राइटिंग होती है तो रिपोर्ट राइटिंग में आपने वो आगाज जो होता है वो आपने रिपोर्ट से करना होता है, ठीक है। और उसमें मेन वैल्यूज जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो पेस्ट करने होते हैं और सारी वर्किंग्स अपेंडिक्स के तौर पे अपेंडिक्स की हेडिंग के अंडर प्लेस हो जाती हैं। तो आए सर अब हम चलते हैं RTF एडिटर के ऊपर। ये देखें सर, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं ये जो सवाल कर रहा हूं ओरिजिनली इस सवाल के काफ़ी सारे पार्ट्स थे, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो सॉल्व कर रहा हूँ जो सवाल, उसका कोई पार्ट नहीं है। आप भी यही अज्यूम करें कि एक ही आपके पास RTF एडिटर है और वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो ये देखें आप जब रिपोर्ट लिखोगे तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कहाँ से शुरू करेंगे, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये मैंने आपको बताया हुआ है whatever is written in the RTF editor only that will be considered for the purpose of marking। मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास इधर ही लिखा रह गया तो सर अभी तक की अपडेट के मुताबिक इसकी कोई वर्थ नहीं है। जब तक ये सब कुछ, ये जितनी तुमने कैलकुलेशन की है, जब तक ये यहाँ नहीं आ जाएगी इधर इस वाले पोर्शन के अंदर, तब तक वो मार्किंग के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। अच्छा, सेव होने का भी तुम्हें मैं मामला बता दूं। तुम अगर इसमें परेशान हो कि यार ये सेव कैसे कर रहा है, ये ऑटो सेव करता है। इसका तरीकेकार क्या है कि ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना नेविगेशन, जब भी तुम अगले सवाल पर नेविगेट करोगे, यहां से भी नेविगेट कर सकते हो। ये मेरा ये ऊपर वाला सेक्शन देखो, और इसके अलावा ये ओवरव्यू का भी ये ड्रॉप डाउन खोलोगे ना, तो यहां से भी जब भी तुम किसी और सफ़े पे जाओगे तो इस सफ़े का डाटा ऑटो सेव हो जाता है,
ठीक है, ये आप अगर वो जो आई कैप एग्जाम सॉफ्टवेयर की गाइडेंस है उसमें भी जाके देखो तो ये इसी तरह से ऑटो सेव कर रहा होता है। तो किसी भी आप और सफ़े पे जाओगे ये ऑटोमेटिकली सेव करेगा। अच्छा, वापस आता हूँ, हम रिपोर्ट लिख रहे थे, तो टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आगे ब्रैकेट में डीएल लिख दें। अच्छा, फ्रॉम आपको बताया हुआ है इस सवाल के अंदर, रिक्वायरमेंट में देखें कि आपका नाम जी अहमद है, तो फ्रॉम आप मिस्टर अहमद लिख दो, ठीक है जी। उसके बाद सर डेट लिखें, डेट भी उसने बताई हुई है रिक्वायरमेंट में कि डेट रिपोर्ट की क्या है, 1 जनवरी 2025, तो जनवरी 1 2025। उसके बाद सर आप लिखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ डेल्टा प्रोजेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट मैटर है, ये आप सब्जेक्ट में मेंशन करो। इसको बेशक आप यहाँ पे इन चीज़ों को देखे बोल्ड कर सकते हैं, टू को बोल्ड कर दें, ठीक है सर, फ्रॉम को बोल्ड कर दें, नो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, इसको बोल्ड कर दें। ये बेशक पूरे को भी बोल्ड कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। इसको बोल्ड करके तो ये देखें, इसको आप अंडरलाइन कर दें, क्योंकि ये तो एक जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसी टाइप का है। उसके बाद जो मैंने बातें बताई हैं हम उसको लिखते हैं, टाइप करते हैं। क्या, एक स्पेस दें एक लाइन की, आई वॉज ऑफिशियली engaged to perform the financial feasibility of commencing the production of new car Delta. The feasibility was prepared using two investment appraisal tools that are NPV and IRR, ठीक है जी। The results of the tools are as under, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आप लिखें एनपीवी क्या आपकी आई है, ये देखें रुपीज -596 मिलियन, ठीक है जी। और फिर लिखें आईआरआर, आईआरआर कितना आपका आया था 17.33%। इसको आप बुलेट्स में लिख दें, ये देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऊपर जाओगे तो ये बुलेट्स की ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दें फॉर डिटेल्ड वर्किंग्स रेफर टू द अपेंडिक्स। आप इस लाइन को पकड़ें और इसको इटैलिक कर दें, ठीक हो गया जी। उसके बाद आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दें जिसमें आप बता दें कि जी ये टूल्स हमें ये बताते हैं कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप इस प्रोजेक्ट की तरफ मूव करें। तो आप लिखें बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट्स it is not recommended to commence the project of manufacturing Delta because NPV is negative and IRR is less than the cost of capital। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो आखिरी पैराग्राफ है छोटा सा, ये टेक्निकली रिकमेंडेशन है, तो रिकमेंडेशन, ठीक है सर। इसको बोल्ड कर दें और अंडरलाइन कर दें। ये जो एरिया है ये आप इटैलिक इसको ना करें, इसको नॉर्मली रखें। और अब आप हेडिंग दे दें सर अपेंडिक्स की, ये अब आपका अपेंडिक्स आ जाएगा। और बेशक इसको अंडरलाइन भी कर दें और इसके अंदर आप हेडिंग्स दे दें। एक को बोल दें अपेंडिक्स 1 और ये है सर आपका क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये अपेंडिक्स 1 है। और अपेंडिक्स 2 आपका सर हो जाएगा अपेंडिक्स 2 है जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे सर आपने पेस्ट कर देना है वो जो नीचे वर्किंग्स की हुई हैं। तो ये देखें एक दफ़ा फिर स्ट्रक्चर देख लें, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, रिपोर्ट की सूरत में है और रिकमेंडेशन हो गई, फिर अपेंडिक्स आ गया और फिर अपेंडिक्स 1 और 2 जो आपकी वर्किंग्स है। तो ये देखें मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक लाइन छोड़ दें और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। अब देखें मैं पेस्ट कैसे करूँगा, मैंने जाना है किस कॉलम तक, 5वें कॉलम तक। मैं नीचे भी जाकर देख लूँ कि ये आई से ज़्यादा तो नहीं है।
हाँ, जहाँ तक तो एनपीवी का ताल्लुक है ये यहीं तक है। तो मैं यूनिट से शुरू कर रहा हूँ और जहाँ तक इसकी वर्किंग जा रही है, ठीक है, ये यहाँ तक और आई तक, ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया इसको। और अब मैं जाता हूँ ऊपर और सर यहाँ इसको कर लेते हैं पेस्ट। ये देखें ऑटोमेटिकली वो टेबल की शक्ल में ले गया इसको। तो अब ये यहाँ पे आए, ज़रा देख लें एक दफ़ा कि ओवरऑल फॉर्मेटिंग में कहाँ कहाँ कोई इशू है, ताकि अगर आपने इसको मैनुअली एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट कर लो। तो ये देखो जो जो तुमने बोल्ड वगैरह करना था ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हैं। ये देखो जो तुमने फॉन्ट भी छोटा रखा हुआ था सारे का सारा वो ऑटोमेटिकली उसने फॉर्मेट पूरा उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ हल्का सा यहाँ पे आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कॉलम की विड्थ है वो आपको देखनी पड़ेगी, वो आप इसको देख लें। बाकी अगर मिसाल के तौर पे इधर पेस्ट किया और ज़्यादा फॉर्मेट ना हो सका, डेफिनेटली एग्जामिनर विल कंसिडर इट, ठीक है। इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं है तो परेशान ना हो, मेरा ख्याल है मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इस टेबल को सीधा करने में, ठीक है। वो जो तुम इतना टाइम लगाते थे वहाँ पे कैलकुलेट करने में, मैनुअली लिखने में, चीज़ें करने में, उससे बहुत कम टाइम यहाँ लगता है, ठीक है। तो अगर हल्का सा 1 आध मिनट यहाँ पे कॉलम एडजस्ट करने में लग भी जाते हैं तो भाई क्या टेंशन है, कोई मसला नहीं है। तो ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि हर कॉलम में चीज़ें सही आ रही हैं। एक चीज़ जो मुझे कॉमनली नज़र आ रही है वो ये है कि जो वैल्यूज़ है ना वो लेफ्ट अलाइंड है, तो वैल्यूज़ चूँकि राइट अलाइंड होती हैं तो मैं ज़रा सिर्फ एक ये काम कर लेता हूँ। ये देखो सिलेक्ट करते हैं सारी वैल्यूज़ को जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आ रही हैं। जैसे अभी मैं सिर्फ ये एनपीवी के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो ये जहाँ जहाँ हैं ये देखो सिलेक्ट करता हूँ और मैं ऊपर जाता हूँ और इसको कर लेता हूँ राइट अलाइन। ये देखो ये सब राइट अलाइन हो गई हैं, ठीक है सर। इसके अलावा ये तो ठीक है, टाइमलाइन ठीक है, ये भी सेंटर अलाइंड है मेरा ये वाला कॉलम, ठीक है जी। और मैं ज़रा नीचे जाके देखता हूँ, इट सीम्स ओके, ठीक है जी। अब मैं ज़रा यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे अगर कोई मसला है इसी तरह से वैल्यूज़ का, ये देखें ये ज़रा थोड़ा सा मसला है, इसको राइट अलाइन कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने और ऊपर जाऊँगा और इसको राइट अलाइन कर दिया मैंने, ये देखें ये भी हमारे पास राइट अलाइन हो गया। और क्या क्या चीज़ें हैं बाकी तो मेरा ख्याल है इट सीम्स ओके। ये हल्का फुल्का सा जैसे ये ऊपर ये टैक्स सेविंग को उसने रैप कर दिया, कोई मसला नहीं है, दैट्स टोटली ओके। आप ऊपर जाके और भी चीज़ें देख लें, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ऐसे आ रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। अच्छा ये तुमने देखो उसको कैलकुलेट करके दिखाया था ऐसे, तुम अगर इसको चाह रहे हो कि नहीं ये इस तरह से हो, मैंने ये कैलकुलेट किया है, ये कट करूं और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूं, तो ऐसे कर दो, कोई मसला नहीं है। और ये सारे फंक्शंस वही हैं, कंट्रोल एक्स कट हो गया, कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, ठीक है। अनडू करना है कंट्रोल जी से मैंने किया, कुछ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो सर टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी किसी किस्म की, हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग के मसले रह भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है अगर टाइम कम है मिसाल के तौर पर। तो अब अगर मैं चाहूँ कि भाई कॉलम विड्थ मैंने कोई एडजस्ट करनी है तो क्या मैं एडजस्ट करता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ जी। ये इसको अगर मैं पकड़ के थोड़ा सा राइट अलाइन करना चाहूँ तो ये देखिए थोड़ा सा ओपन हो गया है और थोड़ा सा मजीद ओपन हो गया। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इट विल गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। सो इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सफिशेंटली तुम्हें गाइड कर दिया है कि किस तरह से यू कैन वर्क अराउंड दिस पर्टिकुलर टेबल जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। तो तुम इसको इवन रीसाइज भी कर सकते हो इस टेबल को ना, ये देखो जब तुम इधर आओगे तो ये देखो तुम्हें नज़र आ रहा है, इससे तुम और साइज़ बढ़ा भी सकते हो, ये देखो इसका, ठीक है। और मज़ीद अगर तुमने इसकी विड्थ चेंज करनी है, देखो एडजस्ट होता चला जा रहा है। सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एज वेल लेटर ऑन, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम करना है तो कम कर दे, मतलब इट्स अवेलेबल फॉर यू टू एडिट। सो दैट्स इनफ ऑन माई साइड। पेस्ट हो गया जी नेट प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग्स। उसके बाद अपेंडिक्स 2 पे चलते हैं और यहाँ पे सर पेस्ट कर लेते हैं क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को। ये देखें सर यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये है जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैं इसकी हेडिंग नहीं कॉपी कर रहा क्योंकि मैंने उधर आरटीएफ डॉक्यूमेंट में पहले से ही प्रॉपर रिप्लेस किया हुआ है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ जी, ये देखें बस ये एरिया है, ये मैंने इसको कॉपी करना है और फिर मैं अगेन ऊपर जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे सर, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है एडिशनल सेल्स उसने इसलिए कॉपी कर लिए हैं क्योंकि मैंने ना एडिशनल सेल्स वहाँ से कॉपी किए थे। ये देखो ना अगर तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा मैंने जो, ये देखो ये है 2 आई, ये जो कॉलम जे और के हैं ये एक्स्ट्रा सेल्स हैं। मैं अगर इसको यहाँ पे वापस आता हूँ, मैं इसको अनडू करता हूँ जो मैंने ऊपर पेस्ट किया ना, लेट मी अनडू इट। इधर वापस आते हैं, अनडू किया, मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं उन एडिशनल 2 कॉलम्स को नहीं सिलेक्ट करता। ये देखो ये ले, बस यहाँ तक करते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया, ये ले हो गया, कैलकुलेट हो गया।
दैट्स इट। ये देखें दोनों अपेंडिसेस यहाँ पे पेस्ट हो चुके हैं। इसको भी अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लो। उसके बाद अगर तुमने इसकी कॉलम को एडजस्ट करना है तो यहाँ से एडजस्ट कर लो, नो इश्यूज़। ये देखें एडजस्ट हो गया। बाकी चीज़ें तो मुझे ओके लग रही हैं। ये जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसको पकड़ के राइट अलाइन कर लो। मैंने सारा सेलेक्ट किया, ऊपर से गया और यहाँ से राइट अलाइन कर लिया मैंने। ठीक है ना सर? सो इट्स फेयरली ओके, फेयरली एक्सेप्टेबल। जनाब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यही तो उसने हमसे मांगा हुआ था। रिपोर्ट राइटिंग करें, रिकमेंडेशन दें और सपोर्ट करें विद ऑल द रेलेवेंट कैलकुलेशंस। सारी वर्किंग्स मैंने अपेंडिक्स में प्लेस कर दी हैं। अब देखो मैं इन नेविगेशन कीज़ को यूज़ करके अगले पेज पे जाता हूँ। ये यहाँ से भी हो सकता है, ये देखो ऊपर जो है, और ओवरव्यू के नीचे यहाँ से भी तुम अगले सवालों पे जा सकते हो। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये देखें मैं आगे गया हूँ। ये उसने पिछले सवाल को, मेरे जो सारी की सारी वर्किंग्स थी, आरटीएफ डॉक्यूमेंट में चीज़ें प्लेस थी, उसने ऑटो सेव कर दी हैं। मैं वापस आता हूँ। ये देखो होता है ना, आपको बाज़ औक़ात पिछला सवाल रेफ़र करना होता है, अगले सवाल पे वापस जाना होता है। यू हैव टू स्विच बिटवीन द क्वेश्चंस। तो मैं पिछले पे वापस आया हूँ। ये देखो 100% सेव्ड है। मेरा आरटीएफ डॉक्यूमेंट भी सेव्ड है 100% फॉर्मेटिंग के साथ, जैसे मैंने उसको किया हुआ था। और मेरा ये जो एक्सेल है ये भी 100% सेव्ड है, जो मैंने वर्किंग परफॉर्म की हुई थी। तो चीज़ें कहीं नहीं जाती सर, आपकी चीज़ें ऑटो सेव होती हैं जब आप बिटवीन द शीट्स मूव करते हैं। So I think so it was a very detailed demonstration of how you can use the ICAPS exam software to solve any question मैंने खुद से इस तरह का बनाया था कि जिसके अंदर थ्योरेटिकल इनपुट भी हो, कुछ रिपोर्ट राइटिंग भी हो जाए, सवाल भी ऐसा हो कि जिसमें फॉर इंस्टेंस एनपीवी की कैलकुलेशन में सम के और डिफरेंट फंक्शंस भी हमें नज़र आएँ। ठीक है जी, और आईआरआर भी इसमें कवर हो जाए, टेबल्स भी आ जाएं, टेबल्स की कॉपी पेस्टिंग भी हम सीख लें, मल्टीपल हमारे एरियाज टच हो जाएं। तो फिर भी इन केस अगर आपका और भी कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन एनी टाइम। व्हाट्सएप आपके पास 24/7 अवेलेबल है, किसी भी वक्त आप सवाल कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।